Hi, Assalamu alaikum. I am Dr. Nizamuddin Qasmi. I am a sexual disorders and infertility specialist working here at Saira Healthcare and Hijama Center, बाराबंकी उत्तर प्रदेश। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ ऐसे क्वेश्चंस के बारे में जो बार बार हमसे पूछे जाते हैं, स्पेशली जो पेशेंट हमारे यहाँ विज़िट करते हैं, जो इनफर्टाइल मेल होते हैं, इनफर्टिलिटी होती है जिन लोगों में, वो लोग हमसे जो क्वेश्चन करते हैं और इसी तरीके से हमारे सोशल मीडियाज़ पर, हमारे पर्सनल व्हाट्सएप पर और डिफरेंट जगह पे जहाँ पे जिसको जब मौका मिलता है तो वो ये क्वेश्चन पूछते रहते हैं। तो वो कुछ क्वेश्चन की लिस्ट है हमारे पास आज, जिनके बारे में हम चाहते हैं कि पब्लिकली हम उनको आंसर कर दें ताकि सब लोग उसके बारे में जान सकें, जो उनके मन में सवालात होते हैं उसके बारे में वो लोग आंसर पा सकें, उसका आसानी से सही उसका जो जवाब है वो पा सकें और इधर उधर भटके ना। तो मेल इनफर्टिलिटी के बारे में ये क्वेश्चंस हैं। मेल इनफर्टिलिटी का जो सबसे बड़ा फैक्टर है जिसको हम लोग एज़ोस्पर्मिया के नाम से जानते हैं, एज़ोस्पर्मिया। तो सबसे पहले बहुत सारे लोग हमसे ये क्वेश्चन करते हैं कि सर एज़ोस्पर्मिया क्या होता है। हमने सीमेन एनालिसिस कराया है, वहाँ पे एज़ोस्पर्मिया डायग्नोस हुआ है, हम इसके बारे में जानना चाहते हैं कि एज़ोस्पर्मिया क्या है। तो ये एज़ोस्पर्मिया जो है ये मेडिकेटेड टर्म है। इसका मतलब ये होता है कि सीमेन का जो इजैकुलेशन हुआ उसका सैंपल आपने दिया, उसमें उन्होंने देखा, उसको टेस्ट किया और उसमें स्पर्म उनको एक भी नहीं मिला। तो इस कंडीशन को मेडिकल में एज़ोस्पर्मिया के नाम से जाना जाता है। ये दो तरह का होता है, एक ऑब्स्ट्रक्टिव एज़ोस्पर्मिया होता है, दूसरा नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव एज़ोस्पर्मिया होता है। ऑब्स्ट्रक्टिव एज़ोस्पर्मिया मीन्स कि अगर आपका जो वास डिफरेंस है या फिर और आगे चल करके किसी रास्ते में कुछ ऐसी रुकावटें हो रही हैं कि स्पर्म आपके ट्रेवल करके उस फ्लूइड तक नहीं मिल पा रहे हैं, उस फ्लूइड में शामिल नहीं हो रहे हैं जिसको हम लोग सीमेन कहते हैं, और वहाँ से वो निकल नहीं पा रहे हैं। तो अगर कुछ वहाँ पे डिस्टर्बेंस है, कुछ वहाँ पे ब्लॉकेज वगैरह है जिसकी वजह से वहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है, अगर ऐसी कंडीशन है तो इस कंडीशन को हम लोग मेडिकल में ऑब्स्ट्रक्टिव एज़ोस्पर्मिया के नाम से जानते हैं। और अगर ऐसा नहीं है, स्पर्म का प्रोडक्शन या तो कम है किसी फंक्शन की वजह से, किसी हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से, या किसी भी वजह से स्पर्म कम बन रहे हैं, आपके इतने नहीं बन रहे हैं कि स्पर्म जो है ट्रेवल हो करके आपके सीमेन तक पहुंच पाएँ और उसकी वजह से वहाँ पे नील स्पर्म आ रहा है, स्पर्म जो है बिल्कुल नील आ रहे हैं, एज़ोस्पर्मिया आपका डायग्नोस हो रहा है, तो इस सूरत में इसको हम लोग नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव एज़ोस्पर्मिया के नाम से जानते हैं। तो ये आप लोग होपफुली समझ गए होंगे कि एज़ोस्पर्मिया क्या होता है। इसकी दोनों कंडीशन हमने आपको बता दी, दोनों जो टर्म है ऑब्स्ट्रक्टिव एंड नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव, ये दोनों क्या होते हैं ये हमने आपको बता दिया। इसके बाद एक बहुत कॉमन क्वेश्चन है जो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। एज़ोस्पर्मिया तो सब लोग जानते ही हैं आमतौर पे, लेकिन इसके बारे में इतने ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं हमारे पास, डेली बेसिस पे 10-20 लोग ये क्वेश्चन हमसे डेली पूछते हैं कि सर ये एज़ोस्पर्मिया होता क्यों है, एज़ोस्पर्मिया जो है इसके पॉसिबल कॉजेज़ क्या हैं, किस वजह से ये होता है। तो हमने इसके बारे में कई सारी वीडियोस में ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, एज़ोस्पर्मिया के बारे में डिटेल में हमने बताया हुआ है आप लोगों को, उसमें भी हमने कॉजेज़ बताए हुए हैं। यहाँ पे आपको कुछ हम पॉसिबल कॉजेज़ बता देते हैं कि एज़ोस्पर्मिया के पॉसिबल कॉजेज़ में से आप ये समझ लीजिए कुछ जेनेटिकल आपके फैक्टर्स हो सकते हैं, जेनेटिकल डिसऑर्डर्स हो सकते हैं जिसकी वजह से आपको एज़ोस्पर्मिया हो सकता है। लाइक आप जब पैदा हुए तब से ही आपके अंदर एक जो ट्यूब होती है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, जिसको हम लोग वास डिफरेंस कहते हैं, वास डिफरेंस अगर आपकी डेवलप ही नहीं हुई है ना, वास डिफरेंस अगर आपकी बनी ही नहीं, तो ऐसी सूरत में भी क्या होता है आपके अंदर एज़ोस्पर्मिया डायग्नोस होता है। वास डिफरेंस है ही नहीं तो अब जाहिर सी बात है स्पर्म ट्रेवल करके ऊपर आते हैं और जो हमारे सीमेन में शामिल होते हैं वो अब ये पूरा प्रोसेस एब्सेंट हो जाएगा, जिसकी वजह से आप में एज़ोस्पर्मिया आएगा। इसी तरीके से टेस्टिकुलर एट्रोफी अगर है, आपके जो टेस्टिकल्स हैं, जो गोलियां अंडकोश जिसे कहते हैं, खुसियतैन कहते हैं यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में, अगर ये प्रॉपरली डेवलप नहीं हो पाए, ये है ना, इनका जो साइज़ होना चाहिए उतना हो नहीं पाया, तो उसकी वजह से अब फंक्शन क्या, इनका फंक्शन भी कम हो जाएगा। तो इस वजह से भी अगर स्पर्म वहाँ पे स्पर्म का प्रोडक्शन कम होगा या फिर होगा ही नहीं, तो फिर इसकी वजह से आपको क्या हो सकता है, एज़ोस्पर्मिया हो सकता है। इसी तरीके से एक कंडीशन होती है जिसको हम लोग अनडिसेंट टेस्टिस के नाम से जानते हैं। जब आदमी थोड़ा सा पैदा होता है, बड़ा होता है, तो फिर उसके टेस्टिस जो हैं ऊपर से निकल करके नीचे हमारे स्क्रोटम में आ जाते हैं। तो फिर वहाँ पर क्या हो जाता है कि स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस प्रॉपर वे में होता है, क्योंकि यहाँ का स्पर्म के लिए जो हमारी बॉडी का टेम्परेचर है ये ज़्यादा है,
वहाँ पे वो सर्वाइव नहीं कर पाते। और अगर अनडिसेंट टेस्टिस हैं तो जाहिर सी बात है स्पर्म का अगर प्रोडक्शन भी होगा तो स्पर्म आपके सारे डेड हो जाएंगे और उनका वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो अगर अनडिसेंट टेस्टिस भी है तब भी इस सूरत में आपको क्या है, एजोस्पर्मिया हो जाएगा। ये सारी कंडीशन नहीं भी हैं, अगर आपने कुछ केमोथेरेपी ली है, कुछ ऐसी मेडिसिन आप ले रहे हैं, नारकोटिक्स वगैरह आप ले रहे हैं, तो उसकी वजह से आपको एजोस्पर्मिया हो सकता है। या फिर हार्मोनल इम्बैलेंस आप में हो सकता है, हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से आपको एजोस्पर्मिया हो सकता है। या फिर एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर में कुछ एनॉमली हो जाए, है ना, एनाटॉमिकल कंडीशन हो जाए, लाइक वेरिकोसील है, अगर आपको वेरिकोसील की वजह से भी एजोस्पर्मिया हो सकता है। तो ये कुछ पॉसिबल कॉजेज हैं कि किस किस कारण से आपको एजोस्पर्मिया होता है। आगे हम बात करेंगे, अभी बताएंगे इसके ट्रीटमेंट के बारे में, लेकिन अभी जो मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चंस हैं एजोस्पर्मिया के बारे में वो हम आज डिस्कस कर रहे हैं। एक और क्वेश्चन है जो बहुत ज़्यादा होता है, ये तो इतना ज़्यादा होता है कि ये समझ लीजिए कि हमें लगता है कि जितने लोग सीमेन एनालिसिस कराते हैं सबके जहन में ये क्वेश्चन होता है कि सर ये हमने रिपोर्ट कराई है आज सीमेन एनालिसिस की, मेरी शादी को इतना टाइम हो गया था, बच्चे नहीं हो रहे थे, किसी ने रिकमेंड किया था, हमने सीमेन एनालिसिस कराया और इसमें एजोस्पर्मिया आ गया, अब मुझे क्या करना चाहिए। बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं फ़ौरन, अगर उनको एजोस्पर्मिया डायग्नोस हो जाता है तो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, और परेशान होने वाली बात भी है। लेकिन हम क्या कहेंगे कि परेशान मत होइए, आप क्या करें, अगर आप में एजोस्पर्मिया डायग्नोस हुआ है तो फ़ौरन आप क्या करें, ट्रीटमेंट की तरफ ना भागें, आप इसको कंफर्म करें। कभी कभी ऐसा होता है कि गलती से भी एजोस्पर्मिया जो है डिटेक्ट हो जाता है। ये बहुत ज़्यादा वेरी करता है, लैब टू लैब, टेस्ट टू टेस्ट, कहाँ पे आपने कराया है, डॉक्टर टू डॉक्टर भी वेरी करती हैं ये चीज़ें। तो आप इसको रिकन्फर्म करिए, दोबारा से सीमेन एनालिसिस कराइए, किसी अच्छी लैब में कराइए, ऐसी जगह से कराइए जहाँ पे सीमेन एनालिसिस जो है बहुत ज़्यादा किए जाते हों, बहुत एक्सपर्टीज़ हों जिन लोगों में, उनसे सीमेन एनालिसिस आप रिपीट कराइए अपना। 2-3 स्पर्म सीमेन एनालिसिस आपने कराया, तीनों में अगर जो है एजोस्पर्मिया डायग्नोस हो रहा है तब आप जाकर के ये मानिए कि आपको एजोस्पर्मिया है। पहली ही रिपोर्ट में आप बिल्कुल ये मत मान लीजिए कि आपको एजोस्पर्मिया है। ये बहुत ज़्यादा जानने समझने वाली बात है, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है इसको समझना, इसको जानना। अगर आपने एक ही सीमेन एनालिसिस कराया और उसी को मान लिया कि ये सही है और ट्रीटमेंट कराते रहे तो आप परेशान भी हो सकते हैं। ये आपके लिए बिल्कुल भी मुनासिब नहीं है कि आप फ़ौरन ऐसा करें। अगर आपको इस तरह की परेशानी हो, एक सीमेन एनालिसिस कराया है तो फ़ौरन आप उसको जो 4 से 5 दिन का गैप कर लीजिए। गैप करने के बाद फिर से दोबारा से रिपीट करिए, अच्छी लैब में रिपीट करिए सीमेन एनालिसिस, वहाँ से जो रिज़ल्ट आए उसको आप देखिए, फिर शेयर करिए, उसके बाद हम ट्रीटमेंट के आगे बात करेंगे। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है ऐसे लोगों में, फिर वो लोग कहते हैं कि अब हमें क्या करना चाहिए। हमने सीमेन एनालिसिस करा लिया, 2-3 मरतबा करा लिया, तीनों मरतबा हमारा नील आया, अब हमें क्या करना चाहिए। तो देखिए, ट्रीटमेंट से रिलेटेड हमने पहले कई सारी वीडियोस में ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। एजोस्पर्मिया एक ऐसी कंडीशन है जिसके बारे में आज तक मुनासिब ट्रीटमेंट किसी पैथी में अवेलेबल नहीं है, चाहे मॉडर्न पैथी हो, चाहे आयुर्वेद हो, यूनानी हो। परफेक्ट ट्रीटमेंट के बारे में कह पाना, ये बिल्कुल क्लेम करना कि इसका बिल्कुल 100% ट्रीटमेंट अवेलेबल है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्लासिकल ड्रग से ट्रीटमेंट करना ये भी मुमकिन नहीं है। लेकिन हमने आपको पहले कई सारी वीडियोस में ये चीज़ें क्लियर की हुई हैं, आपको बताया हुआ है कि ये फिजिशियन के एक्सपीरियंस पर बेस्ड होती हैं इस तरह की डिजीज़ेस, कि उन्होंने कितना रिसर्च किया इस पर, कितना उन्होंने इस पे गौर किया, कितना इस पे काम किया है, इन चीज़ों पे ये चीज़ें डिपेंड करती हैं इसका ट्रीटमेंट जो है। ये ऐसा पॉसिबल है ही नहीं। देखिए, फर्टिलिटी के सेंटर इतने ज़्यादा आजकल ओपन हो गए हैं जहाँ पर ये डायरेक्ट ये बताया जाता है कि अगर एजोस्पर्मिया है तो आप क्या कर लीजिए, IVF के लिए जा सकते हैं आप, IVF आपको सजेस्ट किया जाएगा। वही एक लास्ट ऑप्शन है मॉडर्न पैथी में, वहाँ पर इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है। अगर आप बड़े बड़े तबीब से आप इसके बारे में पूछेंगे तो वो लोग भी आपको ये बताएंगे कि एजोस्पर्मिया ट्रीटेबल नहीं है। बड़े बड़े वैद्य से आप पूछेंगे अगर, तो वो लोग भी आपको बताएंगे कि एजोस्पर्मिया ट्रीटेबल नहीं है। लेकिन फिर भी इसका ट्रीटमेंट अल्हम्दुलिल्लाह होता है। कैसे होता है, हमने आपको बताया था कि लैक ऑफ नॉलेज, ऐसा जो वो लोग कहते हैं, क्योंकि पहले से भी ये कंडीशन थी, आज भी हैं, लेकिन आज ये चीज़ें कंफर्म हो गई कि इस कंडीशन को हम लोग एजोस्पर्मिया कहते हैं। पहले ये चीज़ नहीं थी, लेकिन पहले भी ये डिजीज़ तो थी,
पहले भी ये बीमारी तो थी, लोगों में ये ट्रीटमेंट भी होता था। पहले के जो आप मुग़ल सल्तनत में जाकर देखिए, जो बादशाहों के तबीब ख़ास हुआ करते थे, वो लोग ट्रीटमेंट दिया करते थे। इन सब चीज़ों का भी ट्रीटमेंट हुआ करता था। बच्चे नहीं हुआ करते थे बादशाहों के, तो वो लोग ट्रीटमेंट दिया करते थे और बच्चे होते थे। तो ऐसा नहीं है कि ट्रीटमेंट नहीं है, ट्रीटमेंट है, बट कहीं ना कहीं परेशानी ये है कि हमें प्रॉपर डायग्नोसिस आनी चाहिए। किस वजह से इस शख्स में एज़ोस्पर्मिया है। हमने इतने सारे कॉजेज़ आपको बताए हैं अभी कि क्या क्या कॉजेज़ पॉसिबल हैं। तो आपको ये कंफर्म होना चाहिए, एग्जैक्टली डायग्नोसिस आपकी होनी चाहिए कि किस वजह से इस शख्स में एज़ोस्पर्मिया है। जब परफेक्ट डायग्नोसिस आप बना लेंगे तो आपके लिए ट्रीटमेंट करना आसान हो जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपको ये पता चल गया कि इस शख्स में हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से एज़ोस्पर्मिया हो रहा है, टेस्टोस्टेरोन का लेवल इनका कम है, इस वजह से इसको एज़ोस्पर्मिया की शिकायत है, आप क्या करेंगे? लाइन ऑफ ट्रीटमेंट आपके लिए बन गया कि नहीं, कि आप क्या करेंगे? हार्मोनल इम्बैलेंस है, उसको आप बैलेंस कर लीजिए और टेस्टोस्टेरोन का लेवल सही हो जाएगा इसका, तो स्पर्मेटोजेनेसिस भी सही हो जाएगा। ऐसा होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। इसी तरीके से अगर आपको पता चल गया कि इस शख्स में टेस्टिकुलर एट्रोफी है, अगर इस शख्स में टेस्टिकुलर एट्रोफी है, अब जाहिर सी बात है अगर टेस्टिकुलर एट्रोफी है, आपके जो टेस्टिकल्स हैं वो छोटे हैं, उनका साइज़ छोटा है, तो अब उसका फंक्शन जितना होना चाहिए उतना नहीं होगा। ऐसे शख्स में हार्मोनल इम्बैलेंस भी होगा और ऐसे शख्स में एज़ोस्पर्मिया भी होगा। तो अब आपको क्या करना है? अब इसका जो एट्रोफी है, एट्रोफी को रिजॉल्व करने की तदबीर करनी है। अब मॉडर्न पैथी वाले तो नहीं कर सकते इसको, क्योंकि उनके यहाँ ऐसा कॉन्सेप्ट है नहीं। तो हमारे यहाँ तो है अल्हम्दुलिल्लाह। जौहर खुशिया नाम की ड्रग के बारे में आपने सुना होगा। जौहर खुशिया के बारे में ये बिल्कुल क्लियरली मेंशन है कि उसके लेने से आपका जो खुशियतैन है उसका साइज़ बढ़ता है। तो अब अगर उसका साइज़ बढ़ रहा है, एट्रोफी आपकी ख़त्म हो रही है, तो अब जाहिर सी बात है अगर एट्रोफी ख़त्म हो जाएगी तो इसके फंक्शन में जो कमी थी, जो डिसफंक्शन हो रहा था टेस्टिकल्स का, वो डिसफंक्शन आपका ख़त्म होगा। तो उसकी वजह से क्या होगा? आपका जो हार्मोनल इम्बैलेंस था वो भी सही होगा और जो एज़ोस्पर्मिया था वो भी सही हो जाएगा। इसी तरीके से अगर आपको ये पता चल गया कि इस पेशेंट में वेरिकोसील है, वेरिकोसील की वजह से इनको एज़ोस्पर्मिया है, तो अब क्या करेंगे आप? अब जाहिर सी बात है वेरिकोसील का फ़िलहाल अभी ऐसा कोई ट्रीटमेंट तो है नहीं, सर्जिकल कंडीशन है। तो अब वेरिकोसील में होता क्या है, जनरली वेन्स जो हैं वो डायलेट हो जाती हैं, उसकी वजह से ब्लड जो है वहाँ पे एक्यूमुलेट होने लगता है, टेम्परेचर वहाँ का हाई हो जाता है। इस वजह से स्पर्म का जो स्ट्रक्चर है वो गड़बड़ होने लगता है, स्पर्म की मॉर्फोलॉजी भी गड़बड़ होने लगती है और स्पर्म डेड भी बहुत ज़्यादा होने लगते हैं। इस वजह से भी जो है एज़ोस्पर्मिया होता है। तो अगर वेरिकोसील है तो क्या करेंगे? ऐसी तदबीर करेंगे कि वहाँ पे जो ब्लड का एक्यूमुलेशन हो रहा है, ब्लड जो वहाँ पे रुक रहा है वो रुकने ना पाए। ब्लड का सर्कुलेशन को इम्प्रूव कर दीजिए आप वहाँ पर, तो धीरे धीरे स्पर्म काउंट आपका खुद ही बढ़ जाएगा, स्पर्म जो है इस काउंट नॉर्मल हो जाएगा, एज़ोस्पर्मिया आपका ख़त्म हो जाएगा। तो ये मेथड हैं ट्रीटमेंट के। ऐसा नहीं है, ये जो क्लेम करते हैं लोग कि ये मेडिसिन लीजिए एज़ोस्पर्मिया आपका सही हो जाएगा, ये बिल्कुल गलत है। ऐसे हो ही नहीं सकता। ये आपको पता होना चाहिए बेसिक, इसका लाइन ऑफ ट्रीटमेंट जो है, इसको जब तक आप फॉलो नहीं करेंगे तब तक नहीं आप ट्रीट कर सकते एज़ोस्पर्मिया को। तो इसलिए मेरी रिकमेंडेशन आपके लिए यही रहेगी कि अगर आपको एज़ोस्पर्मिया है, अगर आपको इस तरह की परेशानी है, तो आप घबराएं नहीं, परेशान ना हो। इनका सक्सेसफुल ट्रीटमेंट अल्हम्दुलिल्लाह यूनानी मेडिसिन के थ्रू होता है, लेकिन हर कोई नहीं कर पाता है। जो लोग इसमें माहिर हैं, जो लोग इसमें काम करते हैं, मेहनत करते हैं, उन्हीं लोगों को ये चीज़ें मिलती हैं। तो इसलिए अगर आपको इस तरह की परेशानी है तो यूनानी फिजिशियन से आप कंसल्ट करिए। अगर आपके यहाँ नहीं है तो डायरेक्टली आप हमसे भी कंसल्ट कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का करम है कि बहुत सारे पेशेंट को हमसे इफाक़ा हुआ है। अल्लाह का करम है कि बहुत सारे पेशेंट जो हैं हमसे इससे मुस्तफ़ीज़ हो चुके हैं, उनको इससे बेनिफिट्स हो चुके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आज उनके यहाँ बच्चे हैं। तो अगर आपको इस तरह की परेशानी है तो एक बार कंसल्ट ज़रूर करिए, इंशाल्लाह आपको भी बेनिफिट्स मिलेंगे। तो होपफुली हमने कोशिश की आज की इस वीडियो में कि ये जो मोस्ट कॉमन क्वेश्चंस हैं एज़ोस्पर्मिया के बारे में, उनके बारे में आपको हम आंसर कर पाएँ और उम्मीद है कि आपको उनके आंसर मिल पाए। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आज की इस वीडियो में इतना ही। इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी आपसे एक दूसरी वीडियो में। हम डिस्कस करेंगे आपसे एक दूसरे टॉपिक पर। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम।